तो चलिए शुरुआत करते हैं। 70 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने पॉलिटी में डील किया था। आज हम लोग 71 से शुरू करेंगे, लेकिन चलिए 70 से ही करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का है, इसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तीसरा सेशन है। कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है, तो पहले ही बात कर चुका हूं, ठीक है। मत देने का अधिकार जो सबका सामाजिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, जबकि शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन का अधिकार सामाजिक अधिकार है, ठीक है। भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता दोनों आती है, और इसीलिए वो भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है, ठीक है। यह अधिकार बाल अधिकार है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चे आते थे, तथा यह वर्ष 2015 में लागू हुआ था। 6 से 14 वर्ष वाला कब लागू हुआ था? 2000 हम्म? 2001 दो 2001 ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखो, 2010 होगा, ठीक है। पीडीएफ मेरे एक पास। नहीं होगा। 2010 सर 9 राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2010 में आया था ना? 9 है सर। 9 में आया था, 9 आया था, 10 9 में आया था, 10 में 10 में हाँ लागू हुआ बिल्कुल, था। ठीक है, 10 ही होगा, ठीक है। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें क्या लिया है, ठीक है। इसका आंसर लिया है डी, ठीक है। डी में क्या था? अच्छा, ये तो सही है ना, ये आपका, ठीक है। तो भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत 2002 में ही अरे अटल वो बिहारी ड्यूटीज है, अरे वो गाँव में जोड़ा गया था, वो थोड़ी है। ड्यूटीज है, ड्यूटीज, ठीक है। कब? 11वां वही नंबर के बोल रहे थे, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं आप, ड्यूटीज में जा रहे हो। राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे, 2009 का बिल है, 2010 से इसको लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार आपको ड्यूटीज में भी है, ठीक है। आपका बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व में भी है, और बात करें फंडामेंटल राइट में, तो अभी हम लोग फंडामेंटल राइट के ऊपर बात कर रहे हैं, तीनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता दोनों आती है, इसलिए भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता नहीं देता है, ठीक है। 6 से 14 ही है यह अधिकार। बाल अधिकार जिसे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, तथा ये वर्ष 2015 में लागू किया, तो ये भी गलत है, ठीक है। यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जो संसार का पहला कल्याणकारी राज्य था, यह भी गलत है, ठीक है। यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी भारतीय बच्चों को दिया जाता है, बिल्कुल। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका सही है। सर ये पीडीएफ नहीं है मेरे पास। ग्रुप में चेक कीजिए, सब डाला हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लगातार ही डाला हुआ है। शिक्षा के अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 21 क के राज्य की बात करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो उचित समझे, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो ये 21 क, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया था, लेकिन ये लाया कब गया था, इसको अधिकार कब दिया गया, फंडामेंटल राइट में कब दिया गया? तो 2009 में। कब किया गया? 2009। अधिनियम कब बनाया गया? 2009 में, ठीक है। और इसको लागू कब से किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान है? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी जाती है, ठीक है। इस मूल अधिकार में वास्तविकता में लाने के लिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया है, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। और इसको लेकर आप देखोगे तो क्या था, अनुच्छेद 21 के कब कब शामिल किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। तो ध्यान रखना है, उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे, ठीक है। कौन उचित समझे? स्टेट समझे, ठीक है। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लाया गया था। चलिए अब बात के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार की बात के मानवाधिकार भी है, और साथ में आप देखोगे तो आपका मूल अधिकार भी है। दोनों को आपको क्या है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे भूलेंगे नहीं। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार निहित है जो प्राथमिक स्तर के है, बिल्कुल, जो प्राथमिक स्तर के है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर तक के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। 16 का 2, ये तो मिलान कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इधर है, थोड़ा सा उधर है। 29 का 2, ठीक है। 30 का 1 और है 31 का 1। 31 में क्या है?
31 में किससे संबंधित है? 31 किससे संबंधित है? तो वो हटा दिया गया था ना। हटा हाँ ठीक है, संपत्ति है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉपर्टी वाला हटा दिया गया। हाँ चलिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 16 के 2 में क्या है? राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध पर केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। इसमें केवल शब्द लगा दिया है, ठीक है। मतलब राज्य कोई नियोजन निकालेगी, कोई भर्ती निकालेगी, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगी। मतलब और किसी दूसरे चीजों के आधार पर भेदभाव कर सकती है। इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है? यही निकलता है, ठीक है। तो 16 के 2 में भेदभाव का मतलब क्या किया गया है? नियोजन के संबंध में भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे 29 का 2 क्या कहता है? राज्य द्वारा घोषित या राज्य सहायता वाले शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 30 क्या कहता है? 30 का 1, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा, ठीक है। 31 का 1 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 31 में भी आपका संपत्ति का अधिकार है। अगर बात करेंगे फंडामेंटल राइट का, कौन सा फंडामेंटल है? 7वां नंबर फंडामेंटल राइट संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। अगर बात करें 19 का कौन सा है? 19 का कौन सा था संपत्ति का अधिकार? एफ एफ था, ठीक है, ध्यान रखेगा। 31 भी, ठीक है। ये सब संपत्ति का अधिकार था, तो केवल आप लोग एक 7वां पढ़ के मत खुश रहिएगा। 19 का एफ भी याद रखिएगा, 31 भी याद रखिएगा, 7th भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑल आर राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात करेंगे राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ठीक है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर और स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ठीक है। देखिए, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर जो ना, अगर किसी को दे दिया जाए तो थोड़ा समय के लिए आपको लगेगा कि ये भाई हमारा स्वतंत्रता, लेकिन थोड़ा देर के बाद स्वतंत्रता किसका रूप धारण कर लेगा? अराजकता का रूप धारण कर लेगा, ठीक है, क्योंकि सब अपने अपने मन से काम करेगा। तो इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर तो भाई नहीं मिलना चाहिए। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर होना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तियों की गतिविधियों पे अनुचित प्रतिबंध का अभाव, ठीक है। प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभाव, ताकि व्यक्ति को स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर मिल सके। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर सके। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित किए और बिना कानून व्यवस्था को हानि पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित करने की आजादी देने की होना चाहिए, ठीक है, अधिकार होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी देखिएगा हड़ताल वगैरह जो होता है उसको स्वतंत्रता के अधिकार में प्रयोग नहीं कर सकते। रोड वगैरह जाम करना, ये सब आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? दूसरे के स्वतंत्रता को क्या कर रहे हो ना, प्रभावित कर रहे हो, ठीक है। तो अपने स्वतंत्रता का अधिकार यूज करने के समय दूसरे के स्वतंत्रता का भी ख्याल रखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। भारत का नागरिक नहीं भी है ना, लेकिन भारत के अगर किसी सरकारी पद पे अगर कार्यरत है, ठीक है, तो वो किसी भी तरह का उपाधि नहीं ले सकता। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता है तो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, बिल्कुल। तो राज्य जो होता है विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता के हेतु उपाधि प्रदान करता है, जैसे पीएचडी का डिग्री दिया, डॉक्टरेट की उपाधि दिया, ठीक है, परमवीर चक्र दिया, ठीक है, तो ये सब कर सकता है राज्य, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सब आपके इसमें नहीं काउंट होंगे। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत करने संबंधी प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ध्यान में रखना है। कोई व्यक्ति जो राज्य का नागरिक नहीं है, राज्य का अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित
के विरुद्ध प्राप्त है, ठीक है। द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल्स 40 इज प्रोवाइडेड इन गेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग की बात करें किसके द्वारा है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कार्यपालिका कृत्य के विरुद्ध भी है, प्रतिज्ञात्मक विधि के विरुद्ध भी है, और अस्थायी लॉ के विरुद्ध भी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश, इसको देख लीजिएगा, सभी के विरुद्ध मिलता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार, कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि, ठीक है, अधिअस्थायी विधि, तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यही आपका अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है। अब समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि क्या होता है, उसमें विशेषाधिकार का अभाव है, ठीक है, प्रिविलेजेस नहीं है, ठीक है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि प्रिविलेजेज नहीं है, ठीक है, किसी को भी ऊपर नहीं रखा गया, ठीक है। नो वन ग्रेटर देन लॉ, मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के सापेक्ष हिंसा से पीड़ित ना हो, ठीक है। या फिर बात करेंगे लास्ट वाला, कमजोर वर्ग के लोगों के सुधार के लिए विशेष प्रयास, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी जो था वही आपका सही था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया था। अनुच्छेद 17 में क्या, अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन है ना। 18 में क्या, उपाधियों का मतलब क्या है, समाप्ति है। तो किस तरह का सामाजिक समानता है ना, तो ध्यान में रखना है क्या है, ये दोनों के दोनों सामाजिक समानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके लिए कानून बनाए गए, ठीक है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बनाया गया, ठीक है, तो 1955 में एक कानून बना था, ठीक है। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बनाया था, ध्यान में रखना है, तो 1955 में कानून बनाया था। इसका नाम कब बदल दिया गया, तो 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। 1976 में संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की संज्ञा दी गई, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की संख्या दी गई 1976 में। ये कब की कानून है, तो 1955 का कानून है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल, संविधान के अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत करने की भी बात कही है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में, जिसका तात्पर्य क्या है, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार है, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाए, कानून के समस्त जाति अथवा वर्ग विशेष व्यक्तियों का समान होगा। तो क्या सही होगा, तो ध्यान में रखना है, तो ये सही है, ये सही, ये सही है, ठीक। किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित नहीं किया जाए, तो 21 का है ना, 21 में है ना। न्यायपालिका तक पहुंचने का अधिकार सबके पास है, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाए, ठीक है, ध्यान में रखना है। कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष व्यक्तियों का समान होगा, तो सारे ही की बात करेंगे, इसमें सही है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल से, अनुच्छेद 14, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे अगले प्रश्न, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस के अंतर्गत है, ठीक है। तो ध्यान रखना 15 में जो कुछ आर्टिकल जो है ना, सब क्लोज में जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो 15 का 4 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 15 का 4 क्या कहता है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। और राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह पिछड़े वर्ग नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य या राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नियुक्तीय पदों में आरक्षण का उपबंध कर सकता है। तो आप जो SC ST को आरक्षण देखते हो, ठीक है, या बात करेंगे OBC को आरक्षण देखते हो, तो इस आरक्षण को जस्टिफाई करने के लिए 2 आर्टिकल्स काम करता है, ठीक है। एक 15 का 4 काम करता है, एक ध्यान में रखना 16 का 4 काम करता है। बोलोगे सर 15 का 4 16 का काम क्या होता है, तो SC ST भाई पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के लिए इनको कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए 15 का 4 है, ठीक है। अब बोलेगा सर 16 का 4 क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई करके इनको नौकरी चाहिए, तो इनके लिए 16 का 4 है, ठीक है। अब आते EWS की बात करेंगे, तो उनके लिए जो है ना 15 का 6 है और 16 का 6 है, ठीक है। सेम कंडीशंस वहां पर भी है, ठीक है। एडमिशंस के लिए 15 का 6 काम करेगा, ठीक है, नौकरी के लिए 16 का 6 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये OBC SC ST तीनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए है, तो 16 का 6 15 का 6 OBC के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल्स काफी अधिक महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, याद रहेगा ना। OBC के लिए कौन सा है,
16 का 4, 16 का 4 और 15 का 6, फिर 15 का 6 तो मैंने बताया नहीं, ओबीसी के लिए पूछ रहा हूँ। 15 का 4, 16 का 4। दोनों में 4 4 ही होगा, ठीक है। ओबीसी का एससी के लिए, क्या है? एससी एसटी ओबीसी के लिए सेम ही है, 15 4 16 4, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है? 15 का 4, 16 का 6। हाँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि प्रश्न ईडब्ल्यूएस से कई बार पूछ चुका है, ठीक है। हो सकता है ओबीसी से भी पूछे। तो मतलब ये आरक्षण को जस्टिफाई करता है, क्योंकि आरक्षण को जस्टिफाई करने के लिए कोई मतलब ऐसा कोई आर्टिकल्स नहीं है मतलब से चलो हाँ इसमें ओबीसी को आरक्षण देंगे, एक अनुच्छेद ये होगा। कुछ अनुच्छेद को जोड़ने के बाद आरक्षण जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है? ध्यान में रखिए, यहाँ पे मिल गया 2008 में, 1991 में यूपी पीसीएस फ्री में प्रश्न पूछा है। तो पिछड़े वर्ग ओबीसी, अडर बैकवर्ड क्लासेस होता है। बैकवर्ड क्लासेस किसमें है? 16 के 4, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। बिल्कुल, सामाजिक समानता की बात करेंगे, ठीक है। सोशल इक्वलिटी इज ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, बहुत सारे आर्टिकल जो है सोशल इक्वलिटी को ग्रांटेड देता है। कौन कौन सा आर्टिकल जो है सोशल इक्वलिटी को बढ़ाता है? सीधा सीधा प्रश्न आजकल नहीं पूछता, बोलेगा तो बताओ सोशल इक्वलिटी को बढ़ाने वाला कौन कौन? 15 16 17 18, ठीक है। सोशल इक्वलिटी को बढ़ाने का काम करता है। सामाजिक समानता के ये दोनों प्रहरी है, ठीक है। 15 16 17 18 क्या चीज को बढ़ाता है? तो सामाजिक समानता को, ठीक है, ध्यान में रखना। सोशल इक्वलिटी के लिए प्रमोट कौन करता है? तो 15 16 17 18, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बहुत डीप अगर करेगा ना पॉलिटी को, तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बात करें भारतीय सब, नहीं 14 कहाँ से होगा? वो इक्वल तो 14 जो है इक्वल है। अच्छा नहीं, विधि के समय समता होता है। अब देखिए यहाँ पे समानता सजा देने में क्या समानता हो सकता है? ठीक है, 15 16 17 18, 14 क्या बोलता है? कानून के समक्ष समानता है ना? 14 में सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको बराबर नहीं कर रहा है वो। कानून पर नजर सामाजिक मारना चाहिए समानता में 14 14 हो सकता है, एक मिनट सोचने दीजिए। सामाजिक समानता 14 से 18 15, वैसे तो आर्टिकल 14 में सर दो बातें कही गई हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वो समान कंडीशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जो समान लोगों के साथ समान व्यवहार की बात करता है। तो वो भी तो इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहा है। वो जो हुआ ना, तो कानून के नजर में सबको समान रहना चाहिए। यहाँ पे दो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता को स्पेसिफाई देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि 15 16 17 18 तो प्रमोट तो करता है इसको, ठीक है। 14 का बाद इस 14 इसलिए नहीं होगा कि 14 सबके लिए समान है, ठीक है। इक्वल फॉर ऑल है, ठीक है। ये जो है ये प्रमोट करता है सामाजिक समानता को, ठीक है। उसे देख लीजिए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आई थिंक नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। हालांकि वैसा प्रश्न में भी होगा भी। वैसे वो स्टेट को पावर ज्यादा देता है 14, राज्य की नजर में सबको समान होना चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है? बताइए, लोक नियोजन के संबंध में। 16 का कौन? 1 की 2? 16 1 2 दोनों कि कोई दूसरा? दोनों होगा सर। दोनों होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 16 का 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 1 के अनुसार यह उपबंधित किया गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगा। और 16(2) में कहा गया कि राज्य के अधीन किसी नियोजन पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव के जन्म स्थान या निवास के स्थान पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब 16 का 3 क्या कहेगा? 16 का 3, 16 का 4, 16 का 4 1605 इसके अपवाद है, क्योंकि भाई ये लोग कहता नहीं करेंगे, ये लोग भेद बनाता है, ठीक है। ये लोग भेदभाव को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्पेशली 4, स्पेशली 5, ये सब, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़े थे। थोड़ा ये लोग आरक्षण की बात करता है, आरक्षण की बात में हाँ, ठीक है। 16 का 4 मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पहले में। 16 का 4 क्या चीज के लिए है?
का है जो सर SC ST का है? ओबीसी है, नहीं, SC ST ही नहीं है, SC भी है, ST भी है, साथ में OBC भी है, ठीक है, सबको। मतलब ये कहता है, ऐसे देखिए, अगर राज्य को लगेगा, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके राज्य में अगर इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, मान लीजिए राज्य का कोई विभाग है, कोई भी विभाग, पुलिस विभाग है, ठीक है, अगर लग रहा है भाई साहब इनका पुलिस विभाग में 500 सीट है और SC का इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उनको आरक्षण देके उनकी भी संख्या इसमें सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। तो राज्य के नजर में एक सामाजिक समानता को बढ़ावा भी देता है और एक तरफ से देखेंगे तो ये भेदभाव को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बताना आपको निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया है, ठीक है। आप देखें इसमें बहुत सारा आर्टिकल्स को जब आप मिला के पढ़ोगे ना, तो समान कार्य के लिए समान वेतन जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। हालांकि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेंगे तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, जो कि कौन सा आर्टिकल है? 39 का 39 का ए मिल रहा है, 39 का ए 39 ए ए, ठीक है। अब इस संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, संविधान के अनुच्छेद की बात करेंगे 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। ये सारे ही को अगर आप मिलाओगे ना तो समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले समाजवादी है तो भाई साहब किसी के साथ भेदभाव नहीं, सोशल उत्कर्ष की बात करें सबका होना चाहिए। 14 की बात करेंगे वो भी समानता के अधिकार की बात करता है। 16 की बात करेंगे तो भाई अफसरों की समानता की बात करता है। तो देखेंगे 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद प्रस्तावना में समाहित किया गया। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार है तथा अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता का अधिकार है। इन सभी ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य समान वेतन को मौलिक अधिकार को निगमन करने हेतु सक्षम किया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याता के तहत अनुच्छेद 21 के तहत आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार के साथ भी अन्य अधिकारों को समाहित किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा 14, 16 और प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जो है उसको मिला के पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य समान वेतन के का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? कौन कौन सा दो आर्टिकल्स है? तो 14 और 16। और साथ में प्रस्तावना में कौन सा? तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द, ठीक है। अब आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? तो मौलिक अधिकार के रूप में मानता कौन है? आवास का अधिकार है, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन कुछ आर्टिकल्स को मिला के पढ़ने पे हो जाता है, ठीक है। और विदेश जाने का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार की बात को ये भी है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली तो नहीं लेकिन कुछ आर्टिकल्स को मिलकर आता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ठीक है। देखिए विदेश जाने का अधिकार है, विदेश से वापस आने का भी अधिकार है, ठीक है। अगर विदेश में जाओ, अगर आपके साथ कुछ होता है तो वहां से वापस भेजने की आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहां के जो हाई कमीशन जो होता है वो लोग मदद करते हैं। तो विदेश जाना और वापस आने का भी अधिकार है, ठीक है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता क्या है बताइए? व्यक्ति के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, संसद के विधि के अधीन लोगों का उपलब्ध है, संविधान में विशिष्ट उपबंधित है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्निहित है, ठीक है। सी में या फिर और क्या होगा? सी ये होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सी। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ कब का केस था ये? 1985। ये विदेश जाने वाला अधिकार कब का केस था? 1978 का केस है ये। और वो तो मेनका गांधी केस होगा ना? मेनका गांधी वाला केस, हाँ। मेनका गांधी का पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था, उस समय न्यायालय ने फैसला दिया था, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का केस 1985 केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) के क, ध्यान रखा 19। अब मेंस वगैरह में लिखे ना तो कहीं पे इसका ए छोटा कहीं पे ए बड़ा वाला कंफ्यूजन होता था, हिंदी में लिख के निकल जाएगा, ठीक है। क का बड़ा छोटा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता, गलती लिख दीजिएगा ना, कहीं पे ए बड़ा होता है और एक जो होता है ए कहीं कहीं पे छोटा होता है। ए बड़ा कहाँ पे यूज करते हैं, ए छोटा कहाँ पे यूज करेंगे? बड़ा ये जो होता है अमेंडमेंट में तो करता है ना, बाद में जोड़ा गया है। हाँ ठीक है, बाद में जो जोड़ा गया ना वहां पे क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और जहाँ पे पहले से संविधान में वहां पे छोटा होगा, ठीक है। इसीलिए, लेकिन क का बड़ा छोटा थोड़ी ना लिखेंगे, हैं? क्या होगा? एक ही जैसा होगा, इसलिए मैंने बताया, ठीक है।
तो यहाँ पे भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अगर 19 का 1 का कॉल देता है तो प्रेस की स्वतंत्रता पे मतलब बात करेंगे, प्रतिबंध कौन लगाता है? प्रतिबंध किसे लगता है? देखिए 19 का अगर 2 19 का होगा सर। 1 अगर स्वतंत्रता दे रहा है ना तो 19 का 2 पे प्रतिबंध लगा रहा है। किस कंडीशन में प्रतिबंध लगाएगा? भारत की संप्रभुता की मामला होगी, न्यायालय की अवमानना करोगे, मानहानि हो गया, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे आप, तो विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब करेंगे, तो समझ रहे हैं ना, मतलब फेसबुक पे जाके कंटिन्यूसली जाके मतलब अमेरिका को गाली दे रहे हैं, ठीक है कंटिन्यूसली, तो वो भी होता है आपका फ्री टू स्पीच नहीं है। शिष्टाचार एवं सदाचार, ठीक है, मान लीजिए हमारे फ्रीडम फाइटर को कोई गाली दे रहे हैं या फिर कुछ भी उनका अपमान कर रहे हैं, करते हैं ना जनरली, कहीं पे किसी का मूर्ति तोड़ देना या अपमानजनक बातें बोलना, ठीक है, अपराध उद्दीपन, ठीक है, इस सब में ध्यान में रखना है, आपका फंडामेंटल राइट ये नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्री टू एक्सप्रेस की बात करेंगे, प्रभावित होता है तो आपको पावर मिलता है 19 के 1 के कॉ से, ठीक है, 19 का 2 आपको क्या करता है, छीन लेता है विभिन्न मामलों में, ठीक है, एक हाथ से मिला, सर ये एक हाथ से अपराध उद्दीपन छीन क्या लिया। होता है? अपराध मतलब किसी को उद्दीपन अपराध करने के लिए उकसाना, ठीक है, प्रवृत्ति रखना, हाँ टेंडेंसी ठीक टू है, कमिट मतलब क्राइम। हाँ बिल्कुल, किसी को ना अपराध करने के लिए उकसाना, ठीक है, जैसे किसी को उकसाना है जाओ आग लगा दो, ठीक है, बीपीएससी को कमीशन में जाके आग लगा दो, अभी तक परीक्षा नहीं ले रहा है, ठीक है, ऐसा बात अगर बोल रहा है तो डेट मीन्स आप इसका अपने राइट टू फ्री एक्सप्रेशन का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया किसमें है, तो 19(1) के का में विशेष रूप से उपबंधित है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इस दोनों में ध्यान में रखिएगा, विशेष रूप से नहीं, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में ही निहित है, ठीक है। देखते इसका क्या आंसर लिया, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, ठीक है, बी है सर। बी, ठीक है, बी ही होगा, ठीक है, अलग से नहीं है, ठीक है, फ्री टू एक्सप्रेशन में ही वो भी आता है। अब आते हैं वाक एवं स्वतंत्रता, ठीक है, वाक एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का क्या अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड, किस आधार पे यह आपका प्रभावित हो सकता है, तो भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पे, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पे, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के अधिकार पे, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, तो ये भी सही है क्या, नहीं ये नहीं सही है, ठीक है, नहीं सर, ये अभी हम लोग पढ़ा था ना ऊपर में, ठीक है, तो ये 3 आधार जो दिए हुए, इस आधार पे आपके ये अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। भारत का संविधान वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु ये स्वतंत्रता राज्य के अधिरोपित कतिपय युक्त, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, युक्त पर निर्बंधनों के अध्ययन है, ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये युक्त प्रतिबंध लगाने की जिम्मेवारी, युक्त प्रतिबंध जो है राज्य लगा सकता है, ठीक है, मानहानि, शिष्टाचार और नैतिकता, किसी अपराध के लिए उकसाना, ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे, तो तीनों ही रीजन की बात करेंगे, तो तीनों ही रीजन की वजह से क्या हो सकता है, आपके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है, ठीक है, बताना है आगे, ठीक है। सहकारी सोसाइटी बनाना भारत का एक मूल अधिकार है, भारत में एक मूल अधिकार बिल्कुल है, सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है, ठीक है, तो दोनों का दोनों है, सही है आपका, ठीक है, तो आपको सहकारी समिति बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो 19 का 1 का ग है, ठीक है, 19 का 1 का ग है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, तो आर्टिकल 19 है, ठीक है, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है, ठीक है, सर 21 होगा सर। सॉरी मिस्टेक, यस सर 21 होगा, अरे तो एक्सप्रेशन है ना, उसे फ्री एक्सप्रेस है, ठीक है, 21 होगा, मिस्टेक। 21 आर्टिकल्स का दायरा बहुत बड़ा, अगर पूछेगा ना भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा दायरा कौन सा है, से 21 का है, ठीक है, आपको स्वच्छ पानी पीना है, कौन सा होगा, 21, आपको स्वच्छ हवा चाहिए, कौन सा होगा, 21 होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको रात में नींद चाहिए समय पे, कौन सा होगा, 21, 21 ठीक है, बिल्कुल, सब में आपको क्या होगा, 21 ही होगा, ठीक है,
साउंड पोल्यूशन को समाप्त करना 21, ठीक है, एयर पोल्यूशन को समाप्त करना 21, ठीक है, ये सब जो है न्यायपालिका जो है 21 में एक्सटेंड करते रहता है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश के अनुसार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत समाहित है, ठीक है। हादियाबाद में, ठीक है, कौन सा हादियाबाद में दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की, ठीक है। तो 21 जो है ना उसका एक्सटेंशन धीरे धीरे हो ही रहा है, इन फ्यूचर भी होते ही रहेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ क्या है? तो न्यायालय में दोष सिद्धि होने पर किसी अपराध के लिए विभागीय कार्रवाई दंडित नहीं किया जाएगा। विभागीय कार्यवाही में दंडित होने पर भी उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायिक कार्यवाही दंड का भाग नहीं बनाया जा सकता है। यही जो होता है आपका दोहरा दंड होता है, ठीक है। मतलब एक क्राइम के लिए भाई साहब ध्यान रखेगा, एक इसमें ये भी है, एक जब पॉलिटी लिखे ना तो अच्छे शब्दों का जो भूत लक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण है। मतलब भूत लक्षी दांडिक विधि मतलब समझते हैं, जैसे मान लिया आज हमने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, और आज इस क्राइम के करने की सजा मात्र 1 साल है, लेकिन आज से 5 साल पहले इस क्राइम की सजा 10 साल थी। तो मैंने आज अगर क्राइम किया ना तो भाई इसी क्राइम के लिए पहले जो सजा थी इस आधार पर मुझे कोई सजा नहीं देगा, ठीक है। अभी का जो आधार है वही मुझे लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं भूत लक्षी दांडिक विधियों से, ठीक है, संरक्षण होना, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध, हाँ क्या एक्सपोस्ट, इसी को बोलते हैं एक्सपोस्ट फैक्ट लॉ। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जब तक दोषी नहीं माना जाए तब तक उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधियों का अतिक्रमण नहीं किया, ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान रखिए और भी है, ठीक है। जैसे मान लिया आज हमने कोई क्राइम किया, ठीक है, लेकिन इस समय इस क्राइम का कोई सजा ही नहीं है। आगे चल के अगर इस क्राइम से संबंधित कोई अगर लॉ बन जाता है, इसमें 5 साल का सजा होता है, तो भाई साहब मुझे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने क्राइम पास्ट में कर रखी है और उस समय इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार की सजा नहीं थी, ठीक है। तो आज से 1972 से पहले अगर कोई व्यक्ति बाघ को मार भी देता था तो उस समय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था पारित नहीं हुआ था, ठीक है। तो उनको किसी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है ना, जब वो आ गया तो उसके बाद अगर आप टाइगर को मारोगे तो भाई साहब आप कानून के चक्कर में आ जाओगे, फिर आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो आज से 1951 में 1952 में उसने किसी चीता को मार दिया, किसी हाथी को मार दिया, तो उसके लिए सजा का प्रावधान उस समय नहीं था। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। 20 के 2 में है। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है 20 के 3 में, ठीक है। इसलिए कहते हैं सो न्यायालय में जो दिया हुआ गवाही वही मान्य होता। थाना में आपको मार के पीट के कितनी भी गवाही ले ले, न्यायालय उस गवाही को नहीं मानती है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 20 का 3 है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है, आप बात नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसीलिए एक अधिकार आपका भी है, ठीक है, बोलने का अधिकार है ना, तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है। मतलब आपको कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ बोलने के बाध्य नहीं कर सकता। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति को सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल्स 20। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत या प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अधिकार नागरिकों या अन्य देशियों को भी उपलब्ध है। 21 की बात करें, बिल्कुल सबको उपलब्ध है ना। इससे स्वेच्छाचारी कार्यपालिका तथा विधायी कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है, बिल्कुल ये भी ठीक है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है, बिल्कुल सारे ही कथन की बात करेंगे तो सारे सीट है, ठीक है। आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है समाप्त हो सकता है, मतलब आपका जान लिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होगा? कंडीशंस क्या होगा? तो कंडीशन इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स, क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बिल्कुल ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वंचित किया जा सकता है, लेकिन लॉ के द्वारा आप क्राइम करोगे, आप गिरफ्तार होगे, आप न्यायालय आपको सजा सुनाएगी, आप जेल में जाओगे, वहां पे जेल मैनुअल होता है, जेल मैनुअल को पूरा फॉलो करते हुए पूरे तरीका से आपको ना फांसी दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं से बस सजा की है बस फांसी हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब पूरे तरीके से क्या होता है, प्रोसीजर होता है, उसी के अनुसार ही मतलब होगा। मतलब ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है,
ऐसे किसी व्यक्ति का नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, ठीक है। पॉलिटी के सेशन में सब भाग जाते, हो सकता है कि 12-13 पॉलिटी पूछ दिया और पता चला से पूछ दिया यूपीएससी लेवल का 10 को, सबका स्थिति वहां पे टाटा पीस वाला हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी कुछ भी चेंज कर सकता है। बोला है ना भारी करेगा, भारी करेगा, अभी भारी क्या करेगा? इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी तुम भारी पूछे ही थे, साइंस एंड टेक तुम भारी पूछे ही थे। ठीक है, मैथ भी कोई आसान था ही नहीं। ठीक है, साइंस भी कोई आसान था नहीं। हाँ, तुमने हल्का क्या पूछा था? तो भाई साहब हल्का हिस्ट्री पूछा था, और मुझे तो कुछ नहीं लगता है बिहार से कुछ ज्यादा प्रश्न था ही नहीं। ठीक है, तो टफ करेगा तो हिस्ट्री कर सकता है, पॉलिटी सेगमेंट टफ कर दे, लेकिन इकोनॉमिक्स वगैरह को क्या टफ करेगा? वो तो ऑलरेडी टफ था। तो मुझे अभी तक पूरी तरीके से अगर सिर्फ 2 सेगमेंट टफ करेगा। ठीक है, एक तो हिस्ट्री टफ करेगा, और बिहार से अगर ज्यादा प्रश्न पूछा तो हो सकता है बिहार से थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ दे। तो ये खेलेगा कितने नंबर पे? 60 नंबर के आसपास खेलेगा, 90 नंबर को आसानी रखेगा। ठीक है, ये 60 नंबर के आसपास खेला कर सकता है बिहार और हिस्ट्री के साथ, क्योंकि दोनों सेगमेंट अभी तक रिकॉर्ड है, आसान पूछते रहे। ठीक है, इसी को टफ करेगा अगर करना होगा तो, ज्यादातर चांस लग रहा है। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित? निजता का अधिकार किसमें है? निजता का अधिकार। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी एक इसमें है। ठीक है, कौन से केस में निजता का अधिकार आया था? पुट्टुस्वामी वाला, पुट्टुस्वामी। ठीक है, तो जस्टिस जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडियन 2007 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, बात करें भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है? ठीक है, विपरीत लिंगियों के अधिकार है। ठीक है, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स है, राइट ऑफ क्या लिखा हुआ है? कैर्नियोपेगस ट्विंस। ठीक, कैर्नियोपैगस जुड़वाओं का अधिकार है। ठीक है, बच्चे को जन्म देने तथा मंदित मना महिलाओं का अधिकार है। ठीक है, राइट ऑफ मेंटली रिट्रेटेड वुमेन टू बियर ए चाइल्ड। ठीक है, क्या है तो ध्यान में रखना है, तो सारे ही सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, तो जो ये भी सही है। ठीक है, मतलब राइट ऑफ कैरियो क्या लिखा है? कैनियोपैगनस जुड़वाओं का अधिकार भी है, और विपरीत लिंगियों के अधिकार भी है, सब है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कुछ केस है। ठीक है, बता दूं क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारों को सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। विपरीत लिंगियों के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आरुषि धमसाना बना भारत संघ बाद मामले सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि कैनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, कैनियोपैगस कौन होता है? जो बच्चे जो आपस में जो जुड़े हुए रहते हैं, वो है क्या? क्या वैसे बच्चे को बोलते हैं क्या? सुचिता श्रीवास्तव और एक अन्य बनाम चंडीगढ़ शासन प्रबंधन मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि बच्चे को जन्म देने का, ठीक है, मंदित माना महिलाओं का अधिकार अनुच्छेद 21 में भी आता है। मतलब मंदित माना मतलब क्या? मतलब जो मेंटली जो रिट्रेटेड रहेगी ना, वो महिलाएं भी बच्चे को जन्म दे सकती है, वो भी अनुच्छेद 21 में आते हैं। ठीक है, बात करें मेनका गांधी बना भारत संघ मामला, कब का मामला है? तो 1978 का मामला है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान में रखना है। तो इसमें कहा गया मतलब यहाँ पे कहा यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19 और 21 अपरिवर्तनीय है। ठीक है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, बोला गया निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट कोई भी विधि अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती। निष्पक्ष विचारण से विचाराधीन अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो यही आपका गलत है, बाकी सब सही दिया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता पदावली के क्षेत्र में अत्यंत विस्तृत कर दिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में दिए गए निर्णय को उलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋजु एवं युक्तियुक्त अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होती है। ठीक है, एनजीओ कॉमन कोच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु वसीयत को कानूनी मान्यता देते हुए 2018 में कहा था कि जीवन एवं मृत्यु को अलग नहीं किया जा सकता, मृत्यु जीवन की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए, हो गया, 101 तक ही करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट खत्म करवा दूं क्या इसको? सर क्रेनियो पे इसका मतलब है दो बच्चा का जो सर जुड़ा रहता है ना, दो हेड जुड़ा रहता हाँ, है। वही मैं बोला, दोनों बच्चा का जो ज्वाइंट जो रहता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में